Hello students, good evening. How are you all? So my name is Suraj Gupta and I am making video lectures of crash course of JEE Mains and NEET. So in the next section, so previously I have finished modern physics and in this section we are going to start electrostatic. So basically in this electrostatic chapter, the first thing which we have to study is charge, right? So सबसे पहले हमें चार्ज पढ़ना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग घर पे बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिकॉज डेट पोस्टपोन हुआ है बट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज की बात करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा कोई चार्ज है, कोई नई चीज नहीं है जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, ये आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, 9th 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया देता हूँ जो शायद और कोई टीचर नहीं दे पाता। जो बेसिक आइडिया ये है कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाने जाता तो हमेशा कहता हूँ चार्ज को अगर आपको नहीं समझ में आता, 11th के बच्चों को कहता हूँ या 12th के बच्चों को कहता हूँ, 12th के बच्चों को कि चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन। अब जो इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है वो क्या है, चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कि चार्ज क्या है तुम्हारा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अब आपको ये डाउट होगा कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन करो क्या होता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी चलना है, घूमना है, हम जो है उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज है। तो वैसे हमने चार्ज की प्रॉपर्टी, वैसे हमारा एक मैटर जो मैटर होता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यों से आपको पता है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ये भी आपको पता है। अब चार्ज को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, फिर हो गया हमारा प्रोटॉन और नेक्स्ट हो गया हमारा न्यूट्रॉन। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास और चार्जेस नहीं है, बट मेजरली ये 3 चार्जेस है जिसके बारे में हम हमेशा मोस्टली पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है। या फिर अगर मैं ऐसी बात कहूँ कि जब हमें ये चार्ज के बारे में पता चला तो हमें कैसे पता चला कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे बात आती है स्टेबिलिटी की। इसकी बात आती है स्टेबिलिटी की। अब स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सा, जो चीज स्टेबल है, स्टेबल का मतलब हमें पता है कि जिसके पास मिनिमम एनर्जी होती है वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ध्यान से देखो, जो न्यूट्रॉन होता है ये बिल्कुल स्टेबल होता है। न्यूट्रॉन क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज उसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, वो चार्जलेस होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम कोई ऐसी चीज लेकर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऐसी चीज लेकर जा रहे हैं जो चार्ज है, जो क्या है, चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास में कोई ऐसा पॉजिटिवली चार्ज लेके जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पास कोई नेगेटिवली चार्ज वाली वस्तु लेके जा रहा हूं, मैटर लेके जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो हमें इससे ये पता चलता है और हमें ये पता है कि सेम चार्जेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कौन सा है, नेगेटिव है। हमें ये पता चलता है कि प्रोटॉन है और प्रोटॉन अगर सेम चार्जेस आ रहे हैं, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज को वो रिपेल कर रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि जो सामने रखा है वो कौन सा चार्ज है, वो तुम्हारा प्रोटॉन है। सो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे हमें ये फील आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या छोटे छोटे डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से, और एक इलेक्ट्रॉन को हम कितना चार्ज कहते हैं, हम कहते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने लिखी है 1.6 × 10⁻19 कूलम, आप लोग बोलोगे यहाँ माइनस आएगा, सो माइनस इज जस्ट अ सिंबल कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं ये बता रहा था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम है क्या। तो सोचो ध्यान से, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बट चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट बताएगी। जब आप लोगों ने 11th में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन का सिग्निफिकेंट ये था, पर्पस ये था कि हर चीज का स्पेसिफिक कोई ना कोई यूनिट हो जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। तो चार्ज की भी कोई जो यूनिट थी वो क्या थी, कूलम थी। तो क्वेश्चन ये आया कि इलेक्ट्रॉन को अगर चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन को चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो तुम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं कर सकते, यू विल हैव टू रिप्रेजेंट बाय चार्ज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चार्ज के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और अगर आपको प्रोटॉन को जो है इसके फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है, और छोटी छोटी बातों में सबसे पहला क्या है आपका, कि ये जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका क्वांटिटी होता है, कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब समझो ध्यान से, मैंने ये बताया कि बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, प्रोटॉन ले सकते हो, अल्फा पार्टिकल ले सकते हो,
ठीक है, न्यूट्रॉन ले सकते हो, तो ये सब सारे तुम्हारे चार्जेस है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चार्जेस के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम बन जाएगा। बट अब चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अगर कोई ह्यूमन है तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज नहीं आती देन आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. So initially we have studied what is charge. So we knew charge is nothing but it's a physical properties of matter, right? Now whatever we have studied, first we must have a little bit understanding about properties of like anything, ठीक है? So the properties of charge, the first one is, which is very important, which is quantization of charge. The first one is quantization of charge. Now let's try to understand what is the meaning of quantization and what is exactly in this quantization of charge. So you must have heard this formula, Q is equal to Ne. आपने ये फॉर्मूला डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा, Q is equal to Ne. थोड़ा सा हम इसका जो है ऑपरेशन करते हैं इस फॉर्मूले का, Q is equal to Ne का मतलब क्या होता है। सो हमें ये पता, आप लोगों ने क्या सीखा होगा, Q is equal to Ne का मतलब होता है कि जो E है वो तुम्हारा 1.6 into 10⁻⁹ कूलम है, उसकी वैल्यू होती है। और जो N होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इंटीजर होता है। जो N होता है ये तुम्हारी क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि Q इक्वल टू Ne का सिग्निफिकेंट इतना बड़ा क्यों है फिजिक्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q इक्वल टू Ne। अब सोच के देखो कि अगर चार्ज को आपको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रॉन को चार्ज में कन्वर्ट करना है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, इलेक्ट्रॉन को अगर चार्ज में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या पता है, इफ यू वांटेड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज देन यू कैन डायरेक्टली यू कैन से 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को चार्ज में कन्वर्ट करना है देन व्हाट यू विल हैव टू डू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा कि ये ध्यान से देखो Q इक्वल टू Ne आपको क्या बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, चार्ज में, और चार्ज को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन में। सो ये रिलेशन बता रहा है इलेक्ट्रॉन और चार्ज का, क्या बता रहा है, रिलेशन। अभी इस आज मतलब बेसिकली इस लेक्चर में इतना ही बता पाऊंगा मैं, बिकॉज़ दिस इज अ क्रैश कोर्स ऑफ नीट एंड JEE। बट अगर मैं इसको क्लास में एक्चुअली पढ़ाता तो मैं थोड़ा और इस पे बता पाता। बट अब हम जो है आगे बढ़ते थोड़ा सा चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन इज सिमिलर, आपने कंजर्वेशन वर्ड सुना होगा, इट इज क्वाइट सिमिलर टू एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज़ जनरली इन एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन क्या होगा, बेसिकली चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी transfer from one object to another object. But I am saying again I am repeating again, charge cannot be converted, charge cannot be made, cannot be destroyed, it can be transformed from one object to another object. मतलब आप चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। और दूसरे तरीके से आप क्या रख सकते हो कि चार्ज की जो नेट वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, चार्ज की जो नेट वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी सिस्टम में 10 कूलम चार्ज था, तो ऐसा नहीं कि उस सिस्टम में जो है थोड़े टाइम बाद जो है चार्ज की वैल्यू कम हो गई, ऐसा होना पॉसिबल नहीं। उस पूरे सिस्टम में चार्ज की वैल्यू हमेशा 10 कूलम ही रहेगी। दैट्स अ सिग्निफिकेंट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें जैसे न्यूमेरिकल कैसे आता है आपके कि अगर यहाँ पर आपका एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को टच करा दूं बाय कंडक्टर से, मैंने क्या बताया, चार्ज कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो अगर जिसमें ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरफ चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है तो चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम Q1 टू Q2। अब आप लोग बोलोगे कि अब क्वेश्चन जनरली इसमें क्या आता है कि जब Q1 और Q2 को हम सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन इनके पास जो नेट चार्ज बचता है वो दोनों का सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, एवरेज ऑफ टू चार्जेस। तो Q1 प्लस Q2/2 इस पे भी और Q1 प्लस Q2/2 इस पे भी। इट्स जस्ट लाइक, इसको आप किससे जो है सिमिलर, किसका एनालॉजी है ये, जैसे हमारा दो बकेट होता है, इसमें पानी जाता है, इसमें पानी कम है, और इन दोनों को अगर आप करा देते हो तो थोड़ी बात टाइम बाद क्या होता है, पानी सिमिलर हो जाता है, सेम हो जाता है, दोनों में सेम आ जाता है। सो जस्ट उसी तरह की दोनों में चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया। सो बिल्कुल उसी एनालॉजी पे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ चार्जेस। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि जैसे आप नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम उसी तरह चार्ज को भी ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 2 कूलम प्लस 2 कूलम कितना होता है, आप बोलोगे 4 कूलम हो जाएगा, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। उसमें और कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज़ जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जो चार्ज होता है कैसा होता है, स्केलर होता है, वो वेक्टर होता नहीं है, ठीक है। फिर हमारी आती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर हमारा क्या आता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
अब चार्जिंग में फ्रिक्शन में आप लोगों ने कभी ऐसे देखा होगा, जब बचपन में जो है थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलते हैं तो चेयर पे बैठ के जो है हम उससे टॉवल से मारने के बाद हमें करंट जैसा फील होता है। फिर जब हम कॉम्ब करते हैं तो जब कंघा घिस लेते हैं तो वो कागज को ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये सारा खेल जो होता है, ये सारा खेल जो होता है बेसिकली चार्ज का होता है। इसका होता है चार्ज का, कि फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्ज को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। कम ज्यादा नहीं बोल सकते, बट चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। अपने से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो थोड़े टाइम बाद जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि वो जो है किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, बट ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा होता नहीं है। थोड़े टाइम बाद वो अगेन सेम टू सेम जैसा था वैसा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो फ्रिक्शन के थ्रू भी रब वगैरह करके भी आप चार्जेस को डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिफोर दैट ये मैं बताता हूँ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो ध्यान से, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है कि अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना है, अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, देन यू मस्ट हैव टू यूज कंडक्टर। आपको एक कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला एग्जांपल जब मैंने लिया तो अगर मुझे चार्ज को इसमें से इसमें या तो इसमें से इसमें जब ट्रांसफर कराना था तो उसके लिए मुझे क्या यूज किया, मैंने एक कंडक्टर का यूज किया। दैट वाज अ कंडक्टर, एक वायर बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कंडक्टर चाहिए। विदाउट कंडक्टर इट वॉन्ट बी पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो ध्यान से, चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है वो बेसिकली क्या है आपका, चार्जिंग बाय कंडक्शन में जैसे अगर चार्ज को आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि आपको उसको कंडक्टर का यूज करना पड़ेगा, आपको उसको टच करना पड़ेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। या तो आप उसको चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए या तो उसको फ्रिक्शन लगाओ या तो कंडक्टर का यूज करो, टच करो। बट इन दोनों ही पॉसिबल केसेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसी चीज है जो इन सबसे थोड़ा सा हटके है, ठीक है। कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ट्रांसफर करना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को जो है मतलब कोई न्यूट्रल एटम है और किसी न्यूट्रल एटम को पॉजिटिवली चार्ज एटम बनाना है या फिर किसी न्यूट्रल एटम को नेगेटिवली चार्ज एटम बनाना है, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कंडक्टर का यूज करोगे। आप इस चार्जिंग में इंडक्शन का भी यूज कर सकते हो। अब देखो, इंडक्शन जो वर्ड है वो कहां से बना है, वो बना है इंड्यूस से। तो कहां से बना है, इंड्यूस से। तो इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है कि आप जो है बिना टच किए, बिना कांटेक्ट किए उसमें इंड्यूस होता है। आप समझने की कोशिश करते हैं, एक बार ध्यान से देखो। तो ये हमारा न्यूट्रल एटम था इनिशियली। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रल एटम? न्यूट्रल एटम का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। तो अगर 4 पॉजिटिव लिया तो मैंने 4 नेगेटिव भी लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम। अब एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इनिशियल केस में जो है ऐसा तो होगा नहीं, प्लस वाला कहीं और घूम रहा होगा मजे से, माइनस वाला कहीं और घूम रहा होगा, ठीक है। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसा कुछ होगा। ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके पास जो है एक नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेकर आ, तो अज्यूम करो अपन ने जो है माइनस वाले लेके आ जाते हैं, ये ले गया माइनस वाला, ठीक है। या प्लस भी ला सकते हो, चलो प्लस वाले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस वाले लेके आए तो होगा कि जैसे ही प्लस वाले लेके आएंगे ना, तो ये माइनस वाला सारा का सारा इधर आ जाएगा और प्लस वाला सारा का सारा इधर चला जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक समझो क्या है कि हमें ये पता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो सारा का सारा नेगेटिव इधर आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो सारा सारा पॉजिटिव उस तरफ चला जाएगा, दैट साइड, इट विल गो दैट साइड, ठीक है। तो उस तरफ चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि ये इसको तो रहने ही दो, ये तो अभी काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 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 कर दिया, यहाँ पे प्लस 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 कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया ग्राउंड, क्या दे दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड। आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो अभी देख लो, इसको हम ग्राउंड का सिंबल कहते हैं, अर्थिंग का सिंबल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अर्थ की, आप जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती माता है, जो धरती माता होती है, उनको आप कितना भी चार्ज दे दो, चाहे पॉजिटिव दे दो चाहे नेगेटिव दे दो, इन ईच केस वो क्या करेंगी, पॉजिटिव वाले को भी ऑब्जर्व कर लेंगी और नेगेटिव वाले को भी ऑब्जर्व कर लेंगी। सो इनकी ये धरती माता की स्पेशलिटी होती है। और जो धरती माता है, मतलब जो हमारा पूरा अर्थ है, उसका जो पोटेंशियल होता है 0 होता है, ठीक है। जब पोटेंशियल अभी आएगा तो अपन सीखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, पॉजिटिव वाला सारा का सारा धरती माता ने ले लिया, तो बचा क्या, अच्छा आप लोग ये बोलोगे सर धरती माता फिर माइनस वाले को भी ले लेनी चाहिए। अब सोच के देखो, अब माइनस वाला क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बैठा हुआ है, ये इसको जाने देगा नहीं, धरती माता को बोलेगा नहीं इसकी हमें जरूरत है, ये मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बचा क्या इसके पास बचा सिर्फ माइनस माइनस माइनस, और ये बचा आपका प्लस 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 प्लस। अब नेक्स्ट केसेस में मैंने क्या किया, इसको भी हटा दिया। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने इसको कहीं पे भी एक बार टच कराया था इसे?
इस पूरे स्फीयर में? नहीं, मैंने टच नहीं करा, मैं सिर्फ इसको पास लेके गया था। अभी माइनस 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 कहीं पे भी आ गया। तो लॉजिकली देखो हमने इस स्फीयर को स्टार्ट कैसे करा था? हमने स्टार्ट करा था न्यूट्रल एटम से, और जो फाइनली हमें मिला है वो कैसा मिला है? नेगेटिवली चार्ज एटम मिला है। कैसा मिला? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिला है। मतलब हमने न्यूट्रल से स्टार्ट करा और जो हमें मिला है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। सो दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि आपको बिना टच किए आप उसमें इंड्यूस कर सकते हो चार्जेस को। न्यूट्रल से स्टार्ट करा, अगर यहाँ पे मैं इस प्लेट को नेगेटिव लेता तो मुझे जो मिलता ये कैसा मिलता? पॉजिटिव मिलता। सो दैट वाज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके। So dear students, now we are going to study about Coulomb's law. So initially we have seen about charges, we have seen about properties of charges. Now we are going to talk about Coulomb's law. So what is basically Coulomb's law? So basically Coulomb's ने क्या करा, उन्होंने न्यूटन को सीधा सीधा कॉपी कर लिया। अब आपको, अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर का इतना भी याद होगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पे जो g होता है वो क्या होता है? वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। m होता है मास होता है दोनों ऑब्जेक्ट का, जिन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है, और r होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एनालॉजी बनाऊं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये पता है, सोच के देखो, हमें ये पता है कि जो कूलम्ब फोर्स है बेसिकली वो क्या है? वो दो चार्जेस के बीच फोर्स बताता है। और हमें एक चीज और पता है कि दो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो रिपल्सन फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेस होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बोलो, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर दोनों अट्रैक्ट है तो दोनों ही केसेस में फोर्स लग रहा है। फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से अगर सोचोगे, दिमाग लगा के, तो एक और हमें क्लैरिटी आती है। वो क्लैरिटी क्या है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर होता है उसका, जबकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा नहीं है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो सोच के देखो कि अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q1 और एक चार्ज ले लिया Q2, और अज्यूम कर लेंगे बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। सो कूलम्ब से न्यूटन से आपको कॉपी किया, उन्होंने बताया कि force between any two charges is directly proportional to those two charges multiplication of product of those two charges and inversely proportional to square of distance between them। अगर इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि K को हम क्या कहते हैं? K को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और जो K की वैल्यू होती है कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। इसका यूनिट निकाल लो तो हो जाएगा न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस 2। ठीक है, इतना तो आता होगा यूनिट निकालना आप लोग को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका भी यूनिट आप फाइंड कर सकते हो। कई बार आपसे नीचे जेडब्ल्यू में एयर डब्ल्यू वगैरह पूछा हुआ है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। अब ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है F इज इक्वल टू K। इसको आप लिख दिया मैंने Fe। बेसिकली E क्या बता रहा है? E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तीन चीजें ऐसी आपको स्क्रीन से देखने को मिलती है। होती है E, एक होती है ER और एक होती है E0। E0 के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा ये ER और E0 किस चीज को बताती है? ये बताती है मीडियम को। ये किसको बताती है? मीडियम को। जैसे याद करो, अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ा था तो ऑप्टिक्स में मीडियम को बताने वाला जो फैक्टर था वो क्या था? वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N या म्यू। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या है? ER और E0। तो E0 क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। जो ER होता है ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। और जो E होता है ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट आता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि ER और E0 में क्या छोटे छोटे डिफरेंस है।
तो आपको ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि ई आर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ई बाई ई नॉट। अगर आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी करके एक वर्ड सुना होगा 11th में, तो आपको उससे पता चल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बेसिकली वाटर को हम जो है वाटर के रिस्पेक्ट में सभी की हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरह हमारा जब मीडियम की बात होती है तो एयर की मीडियम के रिस्पेक्ट में हम बाकी का जो है एयर के मीडियम के रिस्पेक्ट में बाकी की हम जो है परमिटिविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो ई आर होता है बेसिकली वही के होता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, के और ई आर दोनों सेम होता है। के और ई आर अगेन आई एम रिपीटिंग, ई आर और के दोनों क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। सो दैट्स दिस इज अबाउट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी और हमारा परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कूलम्स फोर्स या फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस टॉपिक को, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हमें सीखना है इसमें बहुत ध्यान से सोचो। तो हमें क्या देखना है? तो हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होती है वो? फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमें पता है वेक्टर में हमारा क्या क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। ये 9 की डेफिनेशन है। 11th की डेफिनेशन क्या है कि उसका जो है डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और वो वेक्टर्स के सारे लॉज को फॉलो भी करता है, उसको हम परफेक्टली वेक्टर कहते हैं। नहीं तो एक तीसरी क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं टेंसर, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इसके अंदर वेक्टर है, दैट्स व्हाई वी जनरली अंडरस्टैंड वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। हमें देखना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने ये देखा फोर्स का फॉर्मूला कि अगर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है आपका k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये तुम्हारा कूलम फोर्स का है। बट ये फॉर्मूला क्या वेक्टर फॉर्म में है? क्या ये फोर्स वेक्टर है या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड है? सोच के बताओ, सोच के बताओ, स्क्रीन पॉज करके एक बार बताना मुझे। तो ये है तुम्हारा क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ओनली, बोलो ध्यान से, क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। अब बहुत ध्यान से सोचो। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो है फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, आप सोच के देखो कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है ओनली, तो उसमें मैं अगर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दूं देन दैट विल बिकम वेक्टर। तो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। अब मुझे इसमें अगर डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो डायरेक्शन वेक्टर जिसे हम कहते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, जिसे डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं उसे? यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, एक ही चीज है। तो अब सोच के देखो कि जैसे, चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूं, फटाफट एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ से डिस्टेंस r1 हो गया, यहाँ से डिस्टेंस r2 हो गया और ये कोई चार्ज q1 हो गया और ये कोई चार्ज क्या हो गया? q2 हो गया, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो अज्यूम कर लो कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? r12 है और r12 को मुझे फोर्स निकालना है f12। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f12? फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। एक पे फोर्स लग रहा है दूसरा लगा रहा है, एक पे फोर्स लग रहा है दूसरा लगा रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे? k q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर। ये लिख लिया मैंने, ठीक है। ये हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे? बोलो बच्चों, k q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर इनटू क्या करोगे? किसका मल्टीप्लाई करोगे? यूनिट वेक्टर का। यहाँ पे सोच के बताओ यूनिट वेक्टर कौन होगा? इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो क्या है? r12, r1 और r2। यही हमारे यूनिट वेक्टर, यही हमारे वेक्टर्स हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ यही वेक्टर है r12। तो r12 का क्या कर दिया मैंने? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोच के देखो क्या बन गया ये? k q1 q2 अपॉन r12 का स्क्वायर इनटू, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आप लोग कैसे लर्न करते हो, इसको रट कैसे लेते हो आप? k q1 q2 अपॉन r12 का होल क्यूब इनटू r12 का वेक्टर, ये हो गया f12, ठीक है। अब ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ध्यान से देखो, आप लोग पूछोगे सर r12 कैसे निकालेंगे? तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, बिकॉज़ ये क्रैश कोर्स का वीडियो है। तो r1 माइनस r2 निकालेंगे, ठीक है। और f12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1/2। अगर आपको r21 निकालना है तो क्या करोगे? r2 माइनस r1 का वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना आना चाहिए देन इसमें कूलम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व
कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक मेरा जो है ऐसे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, जब भी आप जो है कूलम या फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको डायरेक्शन देखना आना चाहिए। क्या देखना आना चाहिए? डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन देखने की बात मैं ये कर रहा हूँ, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? आउटवर्ड। हालांकि फील्ड अभी आया नहीं है बट फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो डायरेक्शन होती है, फील्ड लाइंस होती है, कहाँ आती है? इनवर्ड। कहाँ आती है बच्चों? इनवर्ड आती है, ठीक है। सिर्फ आपको ये डायरेक्शन बताना चाहिए, जब भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा है तो आपको ये देखना है ये फोर्स कौन लगा रहा है। पॉजिटिव वाला तो फोर्स क्या लगेगा? पॉजिटिव वाले से बाहर की तरफ कर दो। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को लगा रहा है तो उसको नेगेटिव वाले की तरफ खींच दो, मतलब उसकी तरफ कर दो, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव Q2। और अगर मैं बोल रहा हूँ F12 फाइंड करना है, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? फोर्स ऑन 1/2, फोर्स लगा रहा है Q2। तो Q2 लगा रहे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ, ठीक है। अगर F21 होता तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती? इस तरफ। F21 होता फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, ध्यान से देखो फोर्स ऑन 2/1, ये भी इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा। बात समझ में आई? पक्का, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेक्टर फॉर्म एंड स्केलर फॉर्म दोनों, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो नाम से हमें ये पता चल रहा है कि इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रीजन होगा। रीजन, अब देखो फील्ड है मतलब इसका पूरा का पूरा एक फील्ड होगा। जैसे चाइना का तुम्हारा पूरा एक एरिया है, इंडिया का एरिया, वैसे ये किसकी बात कर रहा है? एक पूरे रीजन की बात कर रहा है। एक पूरे किसकी बात कर रहा है? एक रीजन की बात कर रहा है। अब दूसरी चीज सोच के थोड़ा सा देखो ध्यान से कि फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स के लिए मेरे पास मिनिमम कितने चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती थी? 2 चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती थी। Because in the formula of force is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So we need minimum 2 charges to find the value of force. But in electric field, first let's try to understand कि होता क्या है, then we'll understand कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर यहाँ पे Q1 और Q2 है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? K Q1 Q2 upon R square. अब सोच के देखो कि अगर ये हमारा चार्ज ना हो, अगर ये हमारा चार्ज ना हो तो क्या वो फील्ड कहीं चला गया? क्या वो फील्ड कहीं, क्या वो फोर्स कहीं चला गया? सोच के देखो, वो फोर्स अभी भी है, वो फोर्स अभी के लिए 0 है, बट वो फोर्स अभी के लिए चला गया है बट हमेशा के लिए गया नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी अगर आप वैल्यू फोर्स की देखोगे तो 0 है, बट जैसे ही Q2 वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तो वो फोर्स आ जाएगा, वो फोर्स आ जाएगा। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इस ये जो हमारा चार्ज है तुम्हारा, ये अपने चारों तरफ, ये अपने ऑल अराउंड एक रीजन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक रीजन बना रहा है। अगर इसके रीजन से बाहर तुम चार्ज को लेके जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर टेंड्स टू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी टेंड्स टू क्या होगा? 0। फोर्स के, अब सोच के देखो, अगर तुम इसके रीजन से बाहर चले जाओगे तो वहां पे फोर्स तो 0 हो जाएगा। रीजन से बाहर का मतलब r टेंड्स टू कहां जा रहे हो? आप इनफिनिटी की तरफ जा रहे हो। अब सोच के देखो, यहीं पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जो है फोर्स को 0 करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो? आप 0 कर दो। तो यहीं पे हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन है। पहला जो हमें डिफरेंस समझना है वो ये समझना है कि आपको फोर्स फाइंड करना है तो 2 चार्ज चाहिए, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको सिर्फ 1 चार्ज चाहिए। आपका 1 चार्ज से काम बन जाएगा, ठीक है। 1 चार्ज मतलब आप सोच के देखो, अगर वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, तो उसमें कितने कंट्री चाहिए? मिनिमम 2 कंट्री तो चाहिए वॉर होने के लिए। आपस में थोड़ी हम लड़ेंगे मरेंगे। अगर कंट्री के बीच वॉर हो रहा है तो एटलीस्ट 2 कंट्री चाहिए। अगर हम उस कंट्री के रीजन की बात करें, उस कंट्री के फील्ड की बात करें तो क्या होगा? एक ही कंट्री का फील्ड होगा, एक ही कंट्री का रीजन होगा। तो सेम उसी तरह एक ही चार्ज का फील्ड और एक ही चार्ज का रीजन होता है। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर। क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन यहाँ है? क्या है? F इज इक्वल टू Q इंटू E, कि फोर्स जो होता है वो चार्ज इंटू E का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इस फॉर्मूले से एक और चीज पता चला कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को डाल रहे हो तो उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू E, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू E, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स को फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए मिनिमम कितने चार्ज चाहिए? 1 चार्ज चाहिए, बिकॉज उसका खुद का एक रीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से देखो, वो ये समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गोइंग टू राइट हियर, इट्स अ वेक्टर
क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आप हमेशा एक वर्ड सुनते हो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है वर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। एक्चुअल अगेन आप रिपीटिंग, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे हमारे एक्सपेरिमेंट को और सारे जो है जितने भी सॉल्यूशंस है उसको फुलफिल करता है, उसको फुलफिल करता है और उसको सेटिस्फाइड करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी जस्ट बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दो चार्ज ले रहे हो तो पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है, मैंने बताया ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन की बात होगी, ये होता है तुम्हारा आउटवर्ड। और जो नेगेटिव होता है इसका जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है बच्चों, इनवर्ड होती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो आप फील्ड लाइन को ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इसके लिए आउटवर्ड है और इसके लिए क्या है? इनवर्ड है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने का दो तरीका है जो आपको हर बुक में पढ़ने को मिलेगा। वो ये मिलेगा कि इफ यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन that electric field lines and that tangent will give you the direction of electric field. So this is the first one. Second one क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप सिंपल उसका फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लो। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला क्या बताया मैंने कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पर अगर तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इसका डायरेक्शन देगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन देगा बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारा जो है, दूसरा है आपका कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर देगी तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएगी, एक इधर और दूसरी इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सभी के लिए सेम होगी। ये बात समझ में आती है? अब जो थर्ड हमारा है, थर्ड जो सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डेंस होगा, ज्यादा वर्ड नहीं अच्छा डेंस बोलो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डेंस होगा, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे देखो मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्लोज है, यहाँ पे दूर दूर है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है और इस पॉइंट पे E2 है तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे वो दोनों पास पास है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, वहां पर E1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी E2 से। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बोलो? ज्यादा हो जाएगा। तो E1 इज ग्रेटर देन क्या कर दिया हमने? E2 कर दिया। बोलो ये बात समझ में आती है? ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो ये दो ऐसे वर्ड है जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप न्यूमेरिकल में देखते हो, नॉन यूनिफॉर्म तो आपको कंफ्यूजन आता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो इससे जस्ट पहले मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब मैं बता रहा था तो मैंने वहां पे जो एक लास्ट प्रॉपर्टी बताई उसमें ये बताया कि जो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस होता है, मतलब जो लाइन अगर क्लोज होती है, पास पास होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, और अगर लाइन दूर दूर है तो वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो इसमें अगर आपको समझना है तो देखो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करा है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करा हुआ है। तो आपको 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शुड आई राइट? चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि गैप क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, इनके बीच का गैप बिटवीन लाइंस मस्ट बी सेम। ठीक है, और थर्ड क्या है कि फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, कि हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो मैग्नेट होता है कांस्टेंट होता है। पहला क्या बोला कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच का जो गैप है वो क्या, अगर ये डी है तो ये भी डी वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है तो यहाँ पे भी ई होगा, हर जगह क्या होगा, ई होगा। और ये सारा का सारा हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी बात चल रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, मतलब जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट मस्ट बी सेम। व्हाट इज अनदर पॉइंट, गैप बिटवीन लाइंस मस्ट बी सेम, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हर जगह मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब बात आती है सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। क्या, इन तीनों में से अगर एक भी वैलिड नहीं हो रहा है तो उसको आप नॉन यूनिफॉर्म बोल दोगे। क्या बोल दोगे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप सिंपल अगर आपको समझना है तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो अभी मैंने क्यों बताया, बिकॉज वहां पे एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 थी, दूसरी जगह E2 थी। E1 कहां थी, जहां पे डेंस था, जहां पे लाइन पास थी, और E2 कहां थी, जहां पे लाइन दूर थी। अब बताओ मुझे, ये वाला जो है लाइन है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? स्क्रीन पॉज करके खुद से बताना मुझे, बोलो क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे E1 है और यहाँ पे क्या है, E2 है, उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, इसीलिए क्या है, ये क्या थी, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। सो that's it about uniform electric field and non uniform electric field. Now we are moving towards electrostatic potential energy. Now we are moving towards electrostatic potential energy. मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूँ आपका, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है जो बहुत सिंपल सा है कि आपको अगर यहाँ पे अज्यूम कर लो कि कोई चार्ज Q है, यहाँ पे क्या अज्यूम कर लो, कोई चार्ज क्या है, Q1 है, कोई चार्ज क्या है, Q1 है, और या फिर Q अज्यूम कर लो, और कोई एक चार्ज है जो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिट पे। देयर इज अ चार्ज व्हिच इज एट इन्फिनिट, अभी कहाँ पर है, करंटली इन्फिनिट पे है। इस चार्ज को, अब यहाँ पे जो तुम्हारा चार्ज होगा तो इसका एक फील्ड होगा, एक रीजन होगा, इसका क्या होगा, एक रीजन होगा। ठीक है, जहाँ पे अगर आप उस फील्ड के अंदर ला रहे हो तो वहां पे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। अब सोच के देखो, अगर इस चार्ज को मैं इंफिनिटी से इस फील्ड की रीजन में लाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, अब उसी वर्क को आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। उसी वर्क को क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इस चार्ज को आप यहाँ पे लेकर आ गए Q0 और अज्यूम करो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, Q है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, Q है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को आप क्या बोलोगे, जो है वर्क डन। अब फिर को ध्यान से, इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिख सकता है, F into dr, क्या लिखोगे, F dot dr। इससे जब आप सॉल्व करोगे, आप लिमिट पुट करोगे इनफिनिट टू, कहां पे लेकर आ रहे हो, r इतने डिस्टेंस, और इसको आप dw कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो जो आंसर आएगा, अगेन मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आंसर क्या आएगा, k q into q0 upon r माइनस में, क्या आएगा, k into q0 upon r। ठीक है, अब सोच के देखो, बहुत सिंपल सीधी सी बात है, इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्या पूछा मैंने, माइनस साइन क्यों है, तो उसका सिंपल सा आंसर है यार कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इस चार्ज को लेके आ रहे हो तो इसको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ भेजेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो इसके फील्ड के आप अपोजिट काम कर रहे हो। क्या बोला मैंने,
इसके फील्ड के आप अपोजिट वर्क कर रहे हो, तो उस अपोजिट वर्क को दिखाने के लिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये माइनस साइन क्या बताता है, उस अपोजिट डायरेक्शन को, नथिंग है, और कुछ बताता नहीं है। बट अभी आपको क्या करना है कि वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस में किए Q1 Q2 अपॉन R, दिस मस्ट बी रिमेंबर, मस्ट हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपका पोटेंशियल क्या होता है, किसकी बात हमें करनी है, व्हाट इज पोटेंशियल, सर व्हाट इज पोटेंशियल। सो पोटेंशियल को हम किससे, अच्छा W को हम जो है, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी है, तो वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। किससे करते हैं बोलो बच्चों, U से। ठीक है, पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पोटेंशियल है, अब देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले इसलिए समझा बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया तो पोटेंशियल भी समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया तो पोटेंशियल भी समझ में आ गया। अब मॉडर्न फिजिक्स में याद देख करो, हमने जो सीखा था, एक हमने एनर्जी सीखा था EV और EV नॉट, याद है। तो ये पोटेंशियल था और E का मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या बन जा रहा था, वो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बन जा रहा था। ठीक है, तो उसका लॉजिक आपको यहाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, पहले ये समझ ले पोटेंशियल होता क्या है। अब ध्यान से देखो, हमने इसके डेफिनेशन में क्या सीखा कि इफ एनी चार्ज इज एट इनफिनिट एंड वी हैव टू क्या बोला मैंने, इस चार्ज को इनफिनिट से किसी एक फील्ड रीजन में लाने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल क्या होता है कि सेम टू सेम डेफिनेशन, कोई चार्ज इनफिनिट पे पड़ा हुआ है, किसी इनफिनिट चार्ज को फील्ड रीजन में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी करते हैं। और अगर ये Q0 की वैल्यू 1 कूलम हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ड में क्या चेंज होगा, इफ दिस इज यूनिट चार्ज, अगर ये यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब होता है चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, इस बार क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, K Q अपॉन R ओनली। बोलो बात समझ में आती है। ठीक है, इसको भी आप सेम इसी तरीके से डिराइव करके फाइंड इजीली कर सकते हो बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, बट अभी हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू KQ बाय R और U इज इक्वल टू, अच्छा ये U है, U और मेरे U और V में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप एक बार देख लेना, U इज इक्वल टू माइनस KQ1 Q2 बाय R और V इज इक्वल टू KQ बाय R। अगेन पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, 2, और पोटेंशियल में कितनी चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ 1। We need only one charge to find potential। डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी Q चार्ज को लेकर आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, किसी यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हो इनफिनिट से तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा। सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड एक चीज और समझ लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो पोटेंशियल है बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, दोनों की दोनों कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर दोनों हमारे स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें जब भी आप न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे तो ये सिंपल बन जाएगी, क्योंकि इसमें वेक्टर का कोई भी वेक्टर सम करना नहीं है, डायरेक्शन देखना नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसके लिए की वजह से ये बेनिफिट मिलता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट relation between electric field and electric potential. That is very important topic in this chapter. If you wanted to solve the, if you really want to solve the numerical of this chapter, then you must have idea about this topic. If you don't know this topic, then I think 50 to 60% question you will be missed. Definitely आप miss कर दोगे, right? So what we have studied this formula KQ by R square. This is the formula of electric field, and another formula we have studied V is equal to KQ by R, right? So this is just a relation between electric field and electric potential. We just need to find the relation between field and potential, right? So what we knew these two formula, right? So let's suppose if I wanted to find the relation between these, so we can easily say E is equal to V by R. Yes or no? Because V is equal to KQ by R, but I can write E is equal to KQ by R square. So I can write KQ by R into 1 by R. So KQ by R will become potential and R will remain same. So E is equal to V by R. Is that clear? Right? So on the basis of that we have actually derived this formula कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वल होता है माइनस dV by dr के। किसके इक्वल होता है, माइनस dV by dr के। अब आप लोग ये पूछोगे सर माइनस साइन किधर से लाए आप, माइनस साइन आया तो कहां से आया, तो सोच के देखो कि जो माइनस साइन है वही साइन है जो पोटेंशियल के अभी हमने डेरिवेशन में सीखा था कि अगर किसी चार्ज को अनंत से इनफिनिट से लाने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर वही चार्ज यूनिट चार्ज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो नेगेटिव में आई थी, सो दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वैल्यू। इज दैट क्लियर, राइट? सो E is equal to माइनस dV by dr। ये और ये दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज़ जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन करोगे, पोटेंशियल का क्वेश्चन करोगे, तो ये दोनों आपको आना चाहिए।
तो इस ये बाद में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अज्यूम करो कि मैं RA से, यार इंक भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, RA से RB की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे भी हो गया RA to RB। अब यहाँ पे RA पे जो पोटेंशियल अज्यूम करो VA है और ये पे इस पे कितना VB है, तो ये कितना हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस में E डॉट dr इंटीग्रेशन ऑफ RA to RB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का अब तक का ये, ठीक है। दूसरी चीज देखो ध्यान से कि नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा सरफेस हर यहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो इसका आप छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसमें हर जगह पे रेडियस में रेडियस में रेडियस में रेडियस में, तो के क्यू बाय आर होता है फॉर्मूला, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे हर पॉइंट पोटेंशियल सेम। दूसरा आप और अच्छा डायग्राम क्या बना सकते हो, और अच्छा डायग्राम आप ये बना सकते हो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट्स कर लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में सजो के रख लेना, जैसे चाहे वैसे कर लेना, इट्स ऑन यू, ठीक है। बट अगर कोई रात को 2-3 बजे भी पूछे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहा था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा सर्कुलर ही बने, वो हो सकता है कि जो है इस शेप में भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, और तुम्हारी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे जा रही है, वो कुछ कैसे जा रही है, दिस इज द फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V4 है। अब इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल V2 होगा, इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल V3, और इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा, V4 होगा, ठीक है। बट मैं कुछ और जानने में इंटरेस्टेड हूँ, और क्वेश्चन भी कुछ और जानने में इंटरेस्टेड होता है। क्वेश्चन जिस चीज को जानने में इंटरेस्टेड होता है वो ये होता है कि V1, V2, V3 और V4 में कौन बड़ा कौन छोटा ये बता दो, कौन बड़ा कौन छोटा ये बता दो। तो सोच के देखो, हमने अभी अभी जैसे एक फॉर्मूला देखा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस में E डॉट PR। अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो VB इज इक्वल टू क्या हो गया, VA माइनस E डॉट dr, ठीक है। जो भी लिखी तो RA से आप जो भी जा रहे हैं RB जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे ये मैं अगर ये हमारी फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो अगर मैं इसको V1 से V2 की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा V1। अब मुझे बता दो कि कौन बड़ा, V1 या V2, कौन बड़ा V1 या V2। तो सोच के देखो, V2 की वैल्यू V1 माइनस समथिंग है, तो V1 बड़ा और V2 छोटा, V1 बड़ा और V2 छोटा। तो इस बेसिस पे मैं ये पता चल गया V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4। अच्छा, एक सेंटेंस बहुत लिखा हुआ होता है, आप जब टेक्स्ट बुक या फिर बुक्स वगैरह पढ़ते हो, अच्छी बुक्स में लिखा हुआ होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा होता। आई एम नॉट सेइंग एनसीईआरटी इज अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक, बट उसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाते हैं, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑन दैट टाइम पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जैसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल एससी वर्मा वगैरह में भी है। जेडब्ल्यू के बच्चे जितने भी देख रहे हैं, नीट के बच्चे कर रहे हैं, अगर आप एससी भी करते हो तो उसमें इस पे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है, सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट पे, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका डाइपोल। वो क्या पढ़ना है बच्चों, डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली लॉकडाउन है तो अपन लिंक इंक खरीदने भी नहीं जा सकते हैं, इंक अपने जितने हैं उतने गुजारा करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से कि हमें जो है डाइपोल समझना है। तो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। क्या होता है, ये दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। मतलब जब मैं 12th में पढ़ता हूँ, ये 12th कहता हूँ, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर वन मस्ट बी नेगेटिव। ये दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा, एक प्लस क्यू हो गया तो दूसरा, जैसे मैंने इसको प्लस क्यू लिख दिया तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस क्यू लिख दिया। ये बात समझ में आती है। अगर ये बात समझ में आती है तो जो डाइपोल होता है उसको हम डिपेंड करते हैं P से, इसे डिपेंड करते हैं P से। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये दो चार्जेस हैं हमारी, एक प्लस क्यू है दूसरी माइनस क्यू है,
इनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो दैट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल। ठीक है, अगर इसके सेंटर से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ तो एक हो गया a, दूसरा भी हो गया a। ये बात समझ में आती है? तो दिस इज सिंपल डाइपोल। अब दूसरी चीज क्या समझने की, जो डाइपोल होता है वो वेक्टर होता है। कैसा होता है? वो वेक्टर होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये चीज ना हमेशा मिस कर जाता है टीचर, क्या मिस कर जाता है कि डाइपोल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। अगर डाइपोल वेक्टर है तो डेफिनेटली इट मस्ट कंटेन सम डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है -2 प्लस -2 पॉजिटिव। अच्छा बच्चों बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे पता चला? पॉजिटिव वाले का आउटवर्ड, नेगेटिव वाले का इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है कैसी आ रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अब हमें जो सीखना है वो सीखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, नहीं वो तो ठीक है, अलग केस हो गया। अब डाइपोल में कुछ दो चार्जेस है, तो इन दो चार्जेस की वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, और इन दो चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर पोटेंशियल जो डाइपोल होता है बेसिकली वो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे हम फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब डाइपोल की वजह से हमें फील्ड भी मिलेगा और पोटेंशियल भी मिलेगा। सोच के देखो, अब फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस कहां से आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जो जब आप फील्ड फाइंड करोगे ना तो आपको वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। बट जब आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो आपको डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना। अब देखो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिकॉज़ इसका जो डेरिवेशन है वो बोर्ड में पूछा जाता है, बट अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न है देन आपसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? वो है आपका Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। पहले तो पूरे कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, इसकी वजह से डाइपोल बन रहा है, और ये हो गया आपका इनके बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 2a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया डाइपोल। अब किसी भी पॉइंट पे, किसी दिस पॉइंट कैन बी एनीवेयर, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। अगर कहीं पे भी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है और इसका जो है इस डाइपोल से डिस्टेंस कितना गिवन, एंगल कितना गिवन है? थीटा। तो आपको फॉर्मूला क्या आना चाहिए? V Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। V Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे K आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट है, इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? अब सोच के देखो कि अगर आपको दो टर्म होता है जिसका यूज होता है, आपको ये पता होगा कि अगर जब भी आपको फील्ड या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना होता है तो होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इक्विटोरियल ऑन द डाइपोल। एक्सिस का मतलब क्या होता है? इस एक्सिस पे फाइंड करना है। इक्विटोरियल का क्या होता है? मतलब उसके परपेंडिकुलर फाइंड करना है। एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना, बहुत इस सेंटेंस को दिमाग में रखना कि जब भी आपसे एक फील्ड या पोटेंशियल पूछता है तो जो डिस्टेंस देता है वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से देता है। किसके सेंटर से? किसके सेंटर से? डाइपोल के सेंटर से। तो ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है किसके सेंटर से है? डाइपोल के सेंटर से। फील्ड में भी ये जो डिस्टेंस है किसके सेंटर से है? डाइपोल के सेंटर से। वो डिस्टेंस हमने कितना अज्यूम करा हुआ है, कितना लेट करा हुआ है? बोलो बच्चों, r करा हुआ है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने पोटेंशियल बताया V Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। मैंने एक वर्ड यूज करा कि पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो वो कितना हो जाएगा? अब एक्सिस पे जो है एंगल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0। जब 0 होगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई? cos 0 की वैल्यू होती है 1 Kp बाय r स्क्वायर। बोलो समझ में आता है? और इक्विटोरियल पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? पोटेंशियल 8, पूरा नहीं लिख रहा मैं। इक्विटोरियल का मतलब ये होता है इसके परपेंडिकुलर, इसके ये होता है, इसके परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना हो गया? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो इक्विटोरियल में कितना होता है पोटेंशियल? 0 होता है। कितना होता है? 0। सेम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो पूरा स्ट्रक्चर प्लस q माइनस q, उनके बीच का डिस्टेंस 2 है। जिस पॉइंट पे फाइंड करना है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये एंगल गिवन है कितना? थीटा। इस डेरिवेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है वो आता है Kp अपॉन r³ ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डाइपोल के सॉल्व होंगे, और जब भी डाइपोल का क्वेश्चन आएगा उसको टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पक्का इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएगा वो। ठीक है, अब सोच के देखो कि ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको उसके एक्सिस पे निकालना है फील्ड, कहाँ निकालना है? एक्सिस पे। कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस पे थीटा कितना होता है आपका?
0। तो E की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी बोलो बच्चों, Kp 2Kp अपॉन RQ। कितनी हो जाएगी बोलो बच्चों, 2Kp अपॉन RQ। 2 कैसे, cos 0 की वैल्यू 1 तो 3 + 1 कितना हो गया 4। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट आता है, तो सॉरी यहाँ पे क्या आता है अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 4 होगा तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो ये गया 2Kp अपॉन RQ, ठीक है। फिर अगर आपको जो है इक्विटोरियल पे निकालना है, कहाँ निकालना है बोलो बच्चों इक्विटोरियल पे, तो जो E की जो वैल्यू आएगी बोलो कितनी आएगी, थीटा कितना होगा इक्विटोरियल में 90 डिग्री, कितना होगा 90, तो cos 90 0 तो √1 का 1, तो कितना आ गया Kp अपॉन RQ। बोलो बच्चों कितना आ गया Kp अपॉन RQ। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल फाइंड करोगे तो आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और डाइपोल भी वेक्टर है। तो एक चीज याद रखना, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो वहां पे माइनस साइन लगा देना। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है तो क्या साइन लगा दोगे आप, माइनस साइन लगा दोगे। अब सोच के देखो, जैसे यहाँ पे अपन फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट पे, अगर मैं इक्विटोरियल बात करूं इस पॉइंट पे फाइंड करना, तो प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ मैंने डायरेक्शन निकालना सीखा है, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ, तो जो नेट आएगा वो कहाँ आएगा इधर, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है इधर होती है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल आ रहा, जो डायरेक्शन आ रहा है क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है इक्विटोरियल पर, यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस। सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे साइन, ये जो माइनस साइन है किसको इंडिकेट कर रहा है कि फील्ड और डाइपोल के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दोनों सेम है। अगर यहाँ फाइंड कर रहे हो तो भी उनका डायरेक्शन सेम, यहाँ फाइंड कर रहे हो तो उनका डायरेक्शन क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डाइपोल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है डाइपोल क्या क्वेश्चन बनेगा तो पक्का इन दोनों में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका कि इफ वी आर गोइंग टू पुट एनी डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करें, रखें, पुट करें तो क्या क्या रिजल्ट्स बनते हैं, क्या क्या रिजल्ट सामने आते हैं, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो सोच के देखो कि अगर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो डाइपोल को रखने का मेरा तरीका दो हो सकता है, या तो मैं ऐसे रखूंगा, ये हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, और दूसरा मेरा क्या तरीका है, जैसे एक बार बना लेते हैं, मोर और लेस, थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना दूसरा वाला, दूसरा मैं कैसे रख सकता हूँ, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, डाइपोल रख दिया मैंने, ठीक है। वी हैव टू मेथड्स कि हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो सोच के देखो, तो हमें पता है जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है QE, और तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो Q इधर लग रहा है। जब हम नेगेटिव रखें तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है राइट हैंड साइड, तो जो फोर्स लगेगा वो माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा QE, ठीक है। तो ध्यान से देखो QE और Q इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब सोच के देखो कि अगर एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, ये क्या होगा, घूमेगा। इस केस में देख लो ध्यान से, एक फोर्स इस पे क्या लग रहा है, QE इधर लग रहा है और Q इधर लग रहा है। नेट फोर्स कितना है, अच्छा नेट फोर्स देखो दोनों में कितना है, नेट फोर्स ध्यान से देखो दोनों में 0 है, इसमें भी 0 है और जब आपने रोटेशन पढ़ा होगा ना तो ये चीज कंसेप्ट सीखा होगा आपने, ठीक है, कि नेट फोर्स दोनों में ही 0 है, बट इस पे नेट टॉर्क में 0 है, नेट टॉर्क में 0। कैसे, ध्यान से देखो, क्या ये घूमेगा, क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, ठीक है, क्योंकि इसको घूमने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये घूमेगा। जब ये ऐसे खींचा, सोच के देखो ना, एक ऐसे खींचा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, गोल 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 एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क की जो वैल्यू है 0 नहीं है, तो क्या है, तो देखो दो टॉर्क लग रहा है, एक का नाम दे दिया मैंने टाउ1 और दूसरे का नाम दे दिया टाउ2। तो ध्यान से देखो जो टाउ1 है, अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है 2a, ये भी डिस्टेंस हो गया a और ये भी डिस्टेंस कितना हो गया a, तो जो टाउ1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी QE into a, और टाउ2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी QE into a। तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, वो आ गया मेरे पास 2a QE, और हमें पता है 2a into q क्या होता है, इसको लिख सकते हैं P E is equal to टॉर्क। अब होता क्या है कि इसमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो कितना आ जाता है P क्रॉस E, बोलो बच्चों कितना आ जाता है P क्रॉस E, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है टॉर्क का वो आता है PE sin थीटा। और आप लोग पूछोगे सर थीटा क्या है, जरूरी है कि हम ऐसे रखेंगे, नहीं हम ऐसे भी रखेंगे, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है, बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखो एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि जो थीटा है इट्स एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइपोल मोमेंट तो केमिस्ट्री, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, जब भी आप किसी डाइपोल को किसमें पुट कर रहे हो, किसमें प्लेस कर रहे हो, किसी
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप जब ऐसे प्लेस करोगे तो आंसर ये आएगा, जब ऐसे प्लेस करोगे तो नेट टॉर्क भी कितना आएगा, 0। अब जो नेक्स्ट चीज है वो सोच के देखो, वो हमारा क्या हो सकता है, वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे सर, एनर्जी कहाँ से आ गया पिक्चर में? अब सोच के देखो, जब ये घूम रहा है, जब ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है तो एनर्जी कहीं ना कहीं जा रहा है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में जाता है, वो एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कहाँ स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो देखो मैं यहाँ पे हल्का सा आपको उसका डेरिवेशन तो नहीं बता रहा, बट आपको एटलीस्ट इतना बता रहा हूँ कि उससे काम चल जाए। तो वो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं उसको यू कह रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है P डॉट ई, वो होता है PE cos थीटा। कई बार हम उसको PE cos थीटा, थीटा 1 to थीटा 2 भी बोलते हैं। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि थीटा 1 की वैल्यू 0 या 90 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है अलग वैल्यू, थीटा 1 to थीटा 2। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखना है, क्या रखना है, P डॉट ई, और जो टॉर्क की वैल्यू याद रखनी है, कितनी याद रखनी है, P क्रॉस ई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्क। मतलब ये दोनों ऐसी चीज है तो कभी कभार आपसे पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए। और दोनों का फॉर्मूला, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, टॉर्क, डॉट प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात समझ में आती है? इसका थोड़ा सा अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद हो रहा हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि जो यू की जो वैल्यू होगी वो होगी टॉर्क डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दो, यू विल गेट योर आंसर। टॉर्क की वैल्यू पता है आपको, P क्रॉस ई, ठीक है, जैसे करोगे देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।